बब्बर के खून की 3 बूंदें जैसे ही धरती पर गिरी, 3 और बब्बर सामने खड़े हो गए और विद्युत को चारों तरफ से घेर लिया। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं और राजकुमारी ऐश्वर्या ने फिर से सिंहासन से उठकर कहा, बाहर आ जाओ लड़के। ये खूंखार बब्बर मेरे कहने पर एक बार तुम्हारी जान बख्श सकता है। जितना इसका खून बहेगा उतने ही बब्बर पैदा होते जाएंगे और तुम्हारे जैसे शक्तिहीन योद्धा को ये आधे पल में ही खत्म कर देगा। जो राजकुमारी गले में वरमाला डालने वाली थी, अब वही काटेगी गला। सुनिए इस हैरत अंगेज कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर, और वो भी फ्री। हे भगवान, राजकुमारी ने अपने स्वयंवर की एक ऐसी शर्त रख दी है। बब्बर के मुंह से खून टपकने का मतलब जानते हो ना? हाँ, इसका मतलब बब्बर शेर के मुंह से खून की जितनी भी बूंदें धरती पर टपकेंगी, उतने ही नए खूंखार शेर पैदा होते जाएंगे और उनका सामना करना नामुमकिन होगा। मैं हूँ इंद्रपुरी की राजकुमारी और आज है मेरा स्वयंवर, जिसे जीतने वाला बनेगा मेरा पति और साथ ही उसको मिलेगा इंद्रपुरी का वो राज सिंहासन जिसे चारों दिशाओं के राजकुमार हासिल करना चाहते हैं। लेकिन क्या इस स्वयंवर की खतरनाक शर्त के आगे कोई योद्धा टिक पाएगा? क्योंकि इस स्वयंवर को जीतने के लिए खूंखार शेर बब्बर को हराना होगा। इतना कहकर राजकुमारी ऐश्वर्या अपने सिंहासन पर बैठ गई और पूरी राजसभा खूंखार बब्बर शेर की दहाड़ से गूंज उठी। बब्बर की दहाड़ से पूरी सभा सन्न रह गई और राजकुमारी ने एक बार फिर योद्धाओं को ललकारते हुए कहा, देखा आप सबने, ये बब्बर शेर अपने ही जैसे हजारों शेरों को सिर्फ अपने रक्त की एक बूंद से पैदा कर सकता है। इसीलिए ये स्वयंवर जीतना किसी मामूली योद्धा के बस की बात नहीं है। कौन है जो इस बब्बर को मारकर मेरे दिल के रास्ते इस सिंहासन पर कब्जा जमाने को तैयार है? जो योद्धा अपने आप को इस शर्त के काबिल समझते हैं वो सामने आ जाए। राजकुमारी की ललकार सुनकर दक्षिण कुल के राजकुमार गुस्से में तमतमाकर अखाड़े में कूद पड़े और 100 हाथियों को पटकने वाले राजकुमार एक ही बार में खूंखार बब्बर का शिकार बन गए। अब हर कोई हैरान था और परेशान भी। अपनी वीरता पर इतराने वाले योद्धा समझ ही गए होंगे कि इंद्रपुरी की राजकुमारी से शादी रचाना आसान नहीं है। इतना कहकर राजकुमारी अगले योद्धा को अखाड़े में बुलाने ही वाली थी कि तभी भीड़ को चीर कर एक पतला दुबला लड़का बिना किसी हथियार के अखाड़े में आ पहुंचा, जिसे देखकर पूरी राजसभा जोर जोर से हंसने लगी। अरे ये तो विद्युत है, ये भी लड़ेगा क्या? इसके पास तो अपने माँ बाप की शक्तियाँ भी नहीं है। ये तो इंद्रपुरी का वो अभागा है जिसके पास चक्र की एक शक्ति भी नहीं। लेकिन ये यहाँ इस स्वयंवर में क्या कर रहा है? भीड़ से लोग जोर जोर से विद्युत का विरोध करने लगे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। तभी विद्युत ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैं ये मुकाबला जीतूंगा और आप सबको दिखा दूंगा कि मैं भी इस इंद्रपुरी में रहने लायक हूँ। मुझे अपने आप को साबित करने के लिए बस एक मौका चाहिए। राजकुमारी ने विद्युत की आंखों में जो जुनून देखा, उसे देखकर वो उसकी कायल हो गई और मुस्कुराकर विद्युत से बोली, तुम्हें पता है ये खूंखार बब्बर कितना खतरनाक है? मुझे बस इतना पता है राजकुमारी कि अब मैं ये जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जी सकता। मुझे भी अपनी शक्तियाँ उजागर करनी है, इसलिए मैं आज ये लड़ाई लड़ूंगा और जीतूंगा भी। और इतना कहकर विद्युत अखाड़े में कूद गया और उसने जैसे ही खूंखार बब्बर के माथे पर पहला वार किया तो उसके माथे से खून बहने लगा। बब्बर के खून की 3 बूंदें जैसे ही धरती पर गिरी, 3 और बब्बर सामने खड़े हो गए और विद्युत को चारों तरफ से घेर लिया। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई और राजकुमारी ऐश्वर्या ने फिर से सिंहासन से उठकर कहा, बाहर आ जाओ लड़के। ये खूंखार बब्बर मेरे कहने पर एक बार तुम्हारी जान बख्श सकता है। जितना इसका खून बहेगा उतने ही बब्बर पैदा होते जाएंगे और तुम्हारे जैसे शक्तिहीन योद्धा को ये आधे पल में ही खत्म कर देगा। राजकुमारी ऐश्वर्या इतना कहकर अपने सिंहासन पर लौट ही रही थी कि तभी विद्युत ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरी राजसभा में सन्नाटा छा गया और राजकुमारी की आंखें फटी की फटी रह गई। जो यहाँ कोई नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया। अब तुमसे ही होगी मेरी शादी और तुम ही मेरे साथ चलोगे उस जादुई गुफा में। लेकिन राजकुमारी की ये बात सुनकर विद्युत ने जो उत्तर दिया उसने सबको हैरान कर दिया। माफ कीजिए राजकुमारी, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकता। मुझे बस मेरा इनाम चाहिए, वो पैसे। ये सुनकर वो इनाम लेकर जाने ही लगा, तभी भीड़ ठहाकों से गूंज उठी। यहाँ कोई ऐसा भी है जिस पर राजकुमारी के आदेश का कोई असर ही नहीं होता। लोगों की हंसी ने राजकुमारी के क्रोध को भड़का दिया। वो तमतमाई हुई आगे बढ़ी और विद्युत के हाथ से पैसे छीनते हुए बोली, कुछ ज्यादा ही अकड़ आ गई है तुम में ये छोटा सा मुकाबला जीत कर। मैं तुम्हारी ये अकड़ निकाल दूंगी। आज से ठीक 2 दिन बाद होगा तुम्हारा मेरा सामना। अगर तुम मुझे हरा सके तभी ये पैसे ले जा सकोगे। विद्युत गिड़गिड़ाया, नहीं राजकुमारी, आपने ही कहा था
जो जीतेगा वही इनाम का हकदार होगा। मुझे ये पैसे चाहिए। लेकिन राजकुमारी के आगे उसकी एक न चली। बेबस मायूस चेहरा लिए वो लौटने लगा, तभी पीछे से आवाज आई। राजघराने वाले तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को जब चाहे मसल सकते हैं। तूने राजकुमारी की बात न मानकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब न पैसे मिले और न सम्मान, और 2 दिन बाद मुकाबले में राजकुमारी तेरा क्या हाल करेगी ये तो भगवान ही जाने। विद्युत आंसुओं में डूबा जंगल की ओर चला जाता है। ठीक उसी समय किसी को पता भी न चला कि जहाँ एक और सब लोग अपनी साधारण सी जिंदगी जी रहे थे, उसी समय उनके साम्राज्य पर एक भयानक खतरा दस्तक दे रहा था। उधर राजघराने के रक्षक महान ऋत्विक ने अचानक देखा आसमान से गिरता हुआ एक आग का गोला नीचे इंद्रपुरी की तरफ आ रहा था। ये क्या है? वो इतनी तेज रफ्तार से नीचे आ रहा है। जब ऋतिक वेदा ने ध्यान से देखा तो दरअसल वो एक महान योद्धा था जो किसी प्रहार से आहत होकर नीचे गिर रहा था। उसके शरीर से आग की लपटें लगातार निकल रही थी। जैसे ही ऋतिक वेदा उसके पास पहुँचे, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। थामा, आप यहाँ इस हालत में? ऊपर सब ठीक तो है ना? थामा भी एक महान रक्षक थे जो सालों से इंद्रपुरी साम्राज्य की रक्षा करते थे ताकि कोई भी बाहरी काली शक्ति साम्राज्य में न आ सके। ऋतिक वेदा के ऐसा पूछने पर थामा ने जो जवाब दिया, उसने ऋतिक वेदा के पैरों तले जमीन खिसका दी। साम्राज्य पर एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है। वो अग्नि ग्रंथ के पीछे काली शक्तियों की महारानी दुदुसी पड़ गई है। इंद्रपुरी के लिए सबसे बड़ा खतरा था काली नगरी की रानी दुदुसी, जो इस शक्ति पर कब्जा करने चली आई थी। उसकी काली शक्तियाँ इतनी प्रचंड थी कि आचार्य थामा उसके सामने टिक ही नहीं पाया और सीधे आसमान से घायल होकर धरती पर गिर गए। तो क्या दुदुसी वो अग्नि शक्ति ग्रंथ ले गई? नहीं ऋतिक, मैंने उस अग्नि शक्ति ग्रंथ को जंगलों में कहीं फेंक दिया है। फिर तो हमें उस ग्रंथ को ढूंढना होगा। अगर वो किसी के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। आप तो जानते ही हो उसमें कितनी शक्तियाँ हैं। तुम उसकी चिंता मत करो। उस ग्रंथ को कोई आम इंसान देख या छू भी नहीं सकता। अगर कोई ऐसा करेगा भी तो मुझे सबसे पहले पता चल जाएगा। थामा के ऐसा बोलते ही ऋतिक वेदा को थोड़ी राहत मिली और वे थामा के उपचार में लग गए। पर वे दोनों नहीं जानते थे जिस राज्य की रक्षा उन्हें खाए जा रही थी, उसके लिए नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। जिस ग्रंथ को थामा ने सबसे छुपाकर जंगलों में फेंका था, उसने तो अपना वारिस चुन लिया था। सबके द्वारा हारा हुआ विद्युत जब सबसे गहरे जंगल में पहुंचा, पर तभी जंगल की घनी झाड़ियों में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। विद्युत उस ओर बढ़ा और जैसे ही उसने पत्तों को हटाया, उसके सामने पड़ा था अग्नि शक्ति ग्रंथ, वही ग्रंथ जिसे आचार्य थामा ने साम्राज्य के जंगलों में फेंक दिया था। ये क्या है? विद्युत को नहीं पता था कि उसके सामने रखा यह ग्रंथ पूरे साम्राज्य की किस्मत बदलने वाला था। उसने जैसे ही जिज्ञासा में हाथ बढ़ाकर ग्रंथ को छुआ, अगले ही पल ग्रंथ से अग्नि की लपटें उठी और सीधा विद्युत के शरीर में समा गई। ये क्या हो रहा है? उसके शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी। कभी ऐसा लगा जैसे उसका लहू जल रहा हो। विद्युत के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से लाल अग्नि ज्योति झलकने लगी। नहीं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? विद्युत को नहीं पता था कि अनजाने में ही वो उस शक्ति का धारक बन चुका था जिसके लिए काली शक्तियों की महारानी दुदुसी पागल थी। इधर जैसे ही उस ग्रंथ को विद्युत ने खोला, आचार्य थामा को उसका आभास हो गया और उन्होंने चौंकते हुए कहा, ये तो असंभव है। वो ग्रंथ किसी ने खोल दिया जो 5000 सालों से कभी नहीं खुला। आज ये कैसे हो गया? कौन है वो? जैसे ही विद्युत ने उस किताब का आखिरी पन्ना खोला तो उस किताब में से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी जो विद्युत के कानों को सताने लगी। धीरे धीरे उसका हाथ उस किताब के अंदर जाने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा को खींच रही हो, और देखते ही देखते विद्युत पूरा उस किताब में समा गया और एक ऐसी दुनिया में चला गया जो उसकी वास्तविक दुनिया से बहुत अलग थी। उसी क्षण उसके सामने एक अंधेरी शक्ति प्रकट हुई जो वर्षों से उसी किताब में बंद थी। वो कमजोर अवस्था में घुटनों के बल गिरते हुए विद्युत के पास आई और बोली, आखिरकार ये पल आ ही गया। ये ग्रंथ तुमने खोल दिया विद्युत, और मुझे आजाद करवा दिया। अब तुम तो मरोगे ही, और साथ में जलेगी पूरी इंद्रपुरी। सावधान हो जाओ इंद्रपुरी के लोगों, मैं आ रही हूँ। आखिर ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसान किताब के अंदर चला जाए? उस किताब के भीतर कैसी दुनिया थी और कौन कैद था उस किताब में जिसे विद्युत ने जगा दिया था? कैसे वो ग्रंथ
जो सदियों से किसी के हाथ नहीं खुला, अचानक विद्युत से खुल गया। आखिर कौन है यह विद्युत और क्यों हर बार शक्ति के मिलते ही वो बेहोश हो जाता है? 2 दिन बाद होने वाले मुकाबले में वो कैसे लड़ेगा राजकुमारी ऐश्वर्या से, जो उससे 10 गुना अधिक शक्तिशाली है? और सबसे बड़ा सवाल, कौन थी वो अदृश्य शक्ति जो अब इंद्रपुरी के लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली? सैनिक हैरानी के साथ आसमान में देख रहा था और विद्युत को कसकर पकड़े था। जैसे ही विद्युत ने देखा कि सैनिक का ध्यान उस पर नहीं है, तो वो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग गया। उधर आसमान में ऋतिक, वेदा और वो बूढ़ा आदमी बात कर ही रहे थे कि तभी एक तेज और ताकतवर शक्ति उनके पास आकर रुकी। अचानक वहाँ आई खूबसूरत पंखों वाली उस लड़की को देखकर ऋतिक, वेदा और उस बूढ़े आदमी का ध्यान उस ओर चला गया। उस लड़की को देखकर उस बूढ़े आदमी ने शातिर मुस्कुराहट के साथ कहा, ये लो, आ गई मुसीबत। मैं इसी से बचकर भाग रहा था। न जाने इस खूबसूरत लड़की को मुझ बूढ़े आदमी से इतना लगाव क्यों है। अचानक वहां एक तेज रोशनी आकर रुकी और सभी की नजरों के सामने एक सिल्वर रंग का टाइगर आया, जो शरीर से निकलती बिजली की तरंगों से बने पंखों के साथ हवा में उड़ रहा था। वो टाइगर नाराजगी से बोला, तुदुसी। उस टाइगर को देखकर वो खूबसूरत पंखों वाली लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में नाराजगी थी। वो शक्ति के 8वें स्तर पर थी, इसलिए उसकी बेल्ट पर 8 शक्तियों के 8 सितारे लगे थे। इस लड़की का नाम था दुदुसी। ये अधर्मपुरी से थी, जिसे अब कालेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो कभी एक देवस्थल हुआ करता था और शक्तियों के मामले में इस दुनिया का 4था सबसे बड़ा रहस्यमय स्थान था। ऐसी 4 जगह हमारे देश में और थी। उसने अपने 8 चक्रों को जागृत कर लिया, जिससे उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि उन सब आम स्तर के लोगों और योद्धाओं की आंखों में जलन होने लगी। मजबूरन उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उस समय किसी ने नहीं देखा कि भीड़ में मौजूद 2 आंखें अब भी उस लड़की को निहार रही थी। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं, तो इस बूढ़े से कह दो कि मुझे वो अग्नि शक्ति ग्रंथ दे दे। दुदुसी की बात सुनकर वो बूढ़ा योद्धा सिल्वर थामा नाराजगी से बोला, ये मेरे जीवन की पूंजी है और मैं इसे अपने वारिस को ही दूंगा, तुम्हें नहीं। अगर मेरी शक्तियों पर सील नहीं चढ़ी होती तो मैं तेरी जुबान काट लेता, क्योंकि तेरी हैसियत ही नहीं है कि तू मुझसे ऐसे मुकाबला कर सके। उस वक्त हवा में उड़ रहे सिल्वर टाइगर के चेहरे पर भी नाराजगी थी। सिल्वर थामा की बात सुनकर दुदुसी मुस्कुराकर बोली, देखो, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे लीडर ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे इस ग्रंथ को किसी भी कीमत पर हासिल करना है। इसलिए लीडर ऋतिक, वेदा, आप मेरे रास्ते में ना आए, वरना मैं इन सबको अंधा कर दूंगी। इतना कहकर दुदुसी ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया, जिससे सैकड़ों लोगों के दर्द से कराहने की आवाजें आने लगी। ये देख वेदा ने अपने हाथ को हवा में हिलाया और वो ग्रंथ उनके हाथ में आ गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए वो ग्रंथ दुदुसी को दिखाया और जमीन की तरफ दूर फेंकते हुए कहा, अच्छा, अब तुम इन आम लोगों को निशाना बना रही हो, तो जाओ इन्हीं लोगों के बीच से वो ग्रंथ ढूंढ कर ले लो। जब दुदुसी ने देखा कि वो ग्रंथ भूमि की ओर गिरने लगा, तो वो अपनी शक्तियों को वापस लेने लगी ताकि वो उस ग्रंथ को देख सके। लेकिन इस वजह से शक्तियों का असर लोगों से हट गया और लोगों को राहत मिल गई। इससे पहले कि दुदुसी उस ग्रंथ के पीछे भूमि पर जाती, रक्षक वेदा ने अपनी शक्तियों की मदद से एक सील बना दी, जिससे पूरे इंद्रपुरी साम्राज्य के ऊपर एक कवच बन गया। जिसे देख दुदुसी ने नाराजगी से कहा, क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? लेकिन तभी उसकी आंखों में खौफ नजर आने लगा, क्योंकि मौके का फायदा उठाकर बूढ़े थामा ने भी हवा में हाथ लहराया और उनके हाथ से निकली शक्तियों ने एक बड़े धनुष का रूप ले लिया और उसका निशाना था दुदुसी। दुदुसी ने देखा कि अगर उसने एक कदम भी बढ़ाया तो वो हमले का शिकार हो जाएगी। वो समझ रही थी कि भले ही उसकी शक्तियों का स्तर उसके सामने खड़े दोनों योद्धाओं से ज्यादा था, लेकिन अगर दोनों योद्धा मिलकर उससे लड़ने लगे तो शायद वो बुरी तरह से जख्मी हो जाएगी। इसी कारण वो परेशान हो गई। अचानक उसका ध्यान सामने की ओर गया। रक्षक ऋतिक, वेदा ने अपने चक्रों को जागृत करके अपने शरीर का रूप बदल लिया और एक बड़े ही भयानक शेर के रूप में आ गए। उनके शरीर से भयानक और ताकतवर शक्तियां निकलने लगी। ऋतिक, वेदा ने नाराजगी से कहा, इससे पहले कि मैं अपने समझौते को भूल जाऊं, चली जाओ यहां से। जब दुदुसी ने देखा कि वो बुरी तरह से फंस चुकी है, तो वो घबराने लगी, पर उसने अपने चेहरे पर यह भाव नहीं आने दिया। वो बोली, रुको, मैं जा रही हूं, मैं हार मानती हूं, पर ध्यान रखना, मैं लौटूंगी जरूर। और जब मैं लौटूंगी तो इस बूढ़े और उस ग्रंथ दोनों को साथ ले जाऊंगी। ऋतिक, वेदा उसकी धमकी सुनकर इतना नाराज हो गए कि वो आगे बढ़ते हुए बोले, हम दोनों मिलकर इसे अभी खत्म कर देते हैं।
उनके शरीर से शक्तियां बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी उनके कदम पीछे खड़े बूढ़े थामा की आवाज सुनकर रुक गए। बूढ़े थामा गंभीर आवाज में बोले, हम उसे नहीं मार सकते। अगर हमने ऐसा किया तो एक महायुद्ध होगा और वो आएगा जिसका सामना भले ही हम सातों मिलकर कर ले, लेकिन एक बार फिर हजारों लोग मारे जाएंगे, इसलिए इसे जाने दो। ये देख ऋतिक वेदा, जो कि एक शेर के रूप में थे, तेज दहाड़ के साथ अपनी भारी आवाज में बोले, जाओ, चले जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरा मन बदले। दुदुसी समझ गई कि अभी उसका रुकना उसकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है, इसलिए वो वहां से जाने लगी और जाते जाते बोली, बूढ़े थामा और सिल्वर टाइगर, यही नाम है ना तुम्हारा? मैं वापस आऊंगी जरूर, मेरा इंतजार करना। ऐसा कहते हुए उसके खूबसूरत चेहरे पर नाराजगी थी। वापस लौट कर आने की धमकी देते हुए दुदुसी वहां से चली गई। इस मुसीबत के चलते मैं अपना अग्नि शक्ति ग्रंथ लेना तो भूल ही गया, चलो उसे देखते हैं। ऐसा कहते हुए बूढ़े थामा ने अपने बगल में खड़े ऋतिक वेदा को देखा, जो अपनी शक्तियों को वापस लेकर इंसानी रूप में लौट चुके थे। वो भी गंभीर होकर बोले, हाँ चलो। इतना कहते ही वो तीनों योद्धा अपनी शक्तियों के पंखों की मदद से हौले हौले उड़ते हुए नीचे एक समतल भूमि पर आकर रुक गए। उन्होंने अपनी शक्तियों से चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, लेकिन काफी देर खोजने के बाद भी उन्हें वो ग्रंथ नहीं मिला और वो परेशान होकर बोले, कहाँ गया वो ग्रंथ? ऐसा कहते हुए रक्षक ऋतिक वेदा के माथे पर परेशानी के भाव आ गए, जिसे देखकर बूढ़े थामा मुस्कुराकर बोले, अरे रक्षक ऋतिक वेदा, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर उस ग्रंथ को कोई आम आदमी खोलेगा तो मुझे आभास हो जाएगा और मैं उसे ढूंढ लूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे ट्रेनिंग करनी है। ये कहते ही लाल आग की तरह दहकते पंख उनके पीछे से निकल आए और वो वहां से तेजी से उड़कर आसमान में गायब हो गए। वहीं ऋतिक वेदा मुस्कुराकर अपने दोस्त को जाते देख हामी में सिर हिलाकर रह गए। वो अपने दोस्त को रोकना तो चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि बूढ़े थामा को अकेले रहना ही पसंद था। साथ ही उनके जाते ही सिल्वर टाइगर भी रोशनी में बदलकर उनके पीछे चला गया। दोनों को जाते देख साम्राज्य के रक्षक लीडर ऋतिक वेदा भी अपने नीले पंखों को निकालकर वहां से उड़कर चले गए। एक अंधेरी गुफा में एक लड़का जगमगाते मोती की रोशनी में किताब को पढ़ रहा था। पढ़ने के साथ ही वो मुस्कुराकर बोला, ये तो अग्निशक्ति ग्रंथ है। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। ग्रंथ को देखते हुए वो लड़का बोला, अगर मैं इस ग्रंथ में लिखी तकनीक सीख गया तो मैं आसानी से साम्राज्य में होने वाले मुकाबले को जीत जाऊंगा। तब मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। फिर मैं राजा को बोलूंगा कि मुझे पढ़ने के लिए सिद्धार्थ आश्रम भेजने का प्रबंध करें और मैं वहां अपने चक्रों को जागृत करके ताकतवर बन जाऊंगा। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, जो अगले ही पल उदासी में बदल गई और वो लड़का बोला, लेकिन मैं लड़ूंगा कैसे? मेरे पास बस ये लोहे का भाला है और माँ का दिया लॉकेट और मेरी बूढ़ी दादी, जो मुझे बताती ही नहीं है कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं। मैं 3 दिन बाद के मुकाबले में हिस्सा कैसे लूंगा? मुझे बस भागना आता है, बचना और लड़ना तो आता ही नहीं है। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर उदासी थी और इसी के साथ वो अपने हाथ में मौजूद उस ग्रंथ को बंद करते हुए सोच ही रहा था कि उसका लॉकेट चमकने लगा और तभी एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे ग्रंथ के पन्ने पलटने लगे और ग्रंथ का पहला पेज खुल गया और उस पर लिखे शब्द चमकने लगे। वो शब्द रोशनी का रूप लेकर उसके दिमाग में जाने लगे थे। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उस लड़के को संभलने का मौका ही नहीं मिला। साथ ही उस जानकारी के दिमाग में जाने से उस लड़के को एक तेज झटका लगा और वो बेहोश हो गया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि विद्युत था। कुछ देर बाद विद्युत को एहसास हुआ कि कोई उसे हिला हिला कर जगा रहा है, जिस वजह से उसको होश आ गया और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और तभी उसे सामने उसकी बूढ़ी दादी नजर आई। बूढ़ी दादी अपनी गंभीर आवाज में बोली, आते वक्त चोटी से फल और जड़ी बूटियां भी लेते आना। दादी, जब हमारे घर के सामने इतने सारे पेड़, फल और जड़ी बूटियां लगी हैं, तो फिर आप क्यों बार बार मुझे पहाड़ के ऊपर से वो लाने के लिए बोलती हैं? लेकिन उसकी बूढ़ी दादी ने विद्युत की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उस गुफा से बाहर चली गई। अपनी दादी के जाते ही विद्युत ने उठकर अपने कपड़े ठीक किए और आसपास देखा, लेकिन उसे वो किताब कहीं नजर नहीं आई, जिसे देखकर विद्युत ज्यादा हैरान नहीं हुआ और वो समझ गया कि जरूर उसकी दादी ने उस किताब को अपने पास रख लिया होगा। इसलिए विद्युत ने इस बात को नजर